एक दिन मुठभेड़ हुई विक्रम मल्लाह के गिरोह और लाला राम श्रीराम के गिरोह की। ये ठाकुरों का गिरोह था, लाला राम और श्रीराम, और फूलन पकड़ लिया। उसके बाद ठाकुरों ने अपने गांव में ले जाकर फूलन के साथ पूरे गांव में बलात्कार किया। उसको नंगा करके कुएं तक भेजा, कहा जाओ मैं हमारे लिए पानी लेके आओ। मैंने फूलन देवी से ये पूछा था कि तुम बेमही में थी। मैंने एक बार फूलन से पूछा कि तुम परेशान हो, और उस वक्त उसने मुझे इशारा किया था कि मुझे अपने जीवन का भय लगता है अपने घर में। उसी घटना के कुछ दिन बाद खबर आई कि एक दिन सुबह के फूलन देवी मारी गई घर के गेट पर। आप जानते बेमही कांड कितना बड़ा कांड था। विश्वनाथ प्रताप सिंह को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी मुख्यमंत्री की। जब इंटरव्यू हो गया उसके 2-4 दिन बाद फूलन का फोन आया कि मैं दफ्तर आना चाहती हूँ आप। मैंने कहा आ जाओ। सांसद हो गई तो उसका जीवन बदला। राज्यपाल के यहाँ डिनर तो कभी मुख्यमंत्री के यहाँ चाय। फूलन ने उन सब लोगों के साथ बदला लिया जिन्होंने उसका बचपने से लेके आगे तक शोषण किया था। फूलन ने किसी को बख्शा नहीं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। फूलन जब बाहर आई तो उसका सबसे पहला इंटरव्यू एक पत्रकार के नाते मैंने किया। मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में जो मामले थे उनको वापस लिया। फूलन रातों रात लोकसभा की सदस्य बन गई, क्योंकि डकैतों ने भी उसके साथ रेप किया, गांव के दबंगों ने भी किया, पति का व्यवहार भी वैसे ही रहा। एक बार फूलन ने मुझसे कहा था, जिसे आप लोग रेप कहते हो ना, गांव में गरीब की बिटिया, और वो भी अगर पिछड़े और दलित वर्ग की हो, बोले उसके साथ ये कष्ट रोज का ही किस्सा है। सब उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए दबंग डायरीज। चार फरवरी 1981 को कानपुर देहात के पहमई गांव में 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। उसके हाथ में बंदूक थी, माथे पर लाल बैंड, खाकी वर्दी, बिखरे बाल और गुस्से से लाल आंखें। यही वो कांड था जिसने उस महिला डकैत को देश भर में बैंडिट क्वीन बना दिया, जिसका नाम है फूलन देवी। फूलन पर कुल 22 हत्याओं, 23 डकैतियों और 18 अपहरण के मामले दर्ज हुए। चंबल के बिहड़ों में सालों तक आतंक फैलाने के बाद 1983 में फूलन देवी ने शर्तों के साथ आत्मसमर्पण किया। 11 साल जेल में गुजारे, 1994 में रिहा हुई और जेल से रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी से 1996 और 1999 में मिर्जापुर से सांसद। लेकिन 25 जुलाई 2001 दिल्ली के अशोक रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर शेर सिंह राणा ने उन्हें गोलियों से भून डाला। बहमई कांड का बदला लेने का दावा करते हुए राणा ने कहा कि उसने फूलन से ही बदला लेना सीखा था। ये कहानी केवल एक अपराध की नहीं है, बल्कि उस समाज की भी है जिसने एक गरीब बच्ची को पहले पीड़ित बनाया, फिर बागी बनाया, फिर अपराधी कहा और फिर सांसद बनाया और आखिर में गोलियों के हवाले कर दिया। तो आज के इस दबंग डायरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चंबल की सबसे खूंखार महिला डकैत फूलन की।
और फूलन से फूलन देवी बनने के सिलसिले। फूलन देवी को लेकर मेरे जहन में तमाम शेड्स के चित्र हैं। मैंने एक पत्रकार के नाते फूलन को बहुत करीब से देखा, समझा, जाना। मुझे याद है कि 11 साल जेल में रहने के बाद 1983 में फूलन जेल गई थी, ग्वालियर की जेल में। फिर 1994 में बाहर आई, 1994 में। और फूलन जब बाहर आई तो उसका सबसे पहला इंटरव्यू एक पत्रकार के नाते मैंने किया। वो तब किया जब दुनिया भर की एजेंसियां, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स इस बात की होड़ में थे कि किसी तरीके से फूलन देवी का इंटरव्यू हो जाए। लेकिन देश में पहला इंटरव्यू करने का अवसर मुझे मिला। फूलन दिल्ली के एक इलाके में बाद में जो फूलन का पति हुआ उम्मेद सिंह, उसके चाचा के यहाँ रुकी थी आकर। उसके चाचा बिल्कुल किसान, सामान्य किसान जैसे थे। उम्मेद सिंह जाट परिवार का था। एक इंटरव्यू हुआ। मुझे उस इंटरव्यू का शीर्षक याद है, मैं उस वक्त आज अखबार में था, एक फुल पेज इंटरव्यू छपा जिसका शीर्षक था सियासत की देहरी पर खड़ी फूलन। उस समय तक फूलन राजनीति में नहीं आई थी, जेल से छूट के तुरंत ही आई थी। बाहर के जीवन को वो समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने सेंस किया कि फूलन राजनीति में जाएगी, और अंततः वही हुआ। फूलन देवी राजनीति में गई। मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में जो मामले थे उनको वापस लिया। मुलायम सिंह से और समाजवादी पार्टी से फूलन की निकटता हुई, और मुलायम सिंह ने एक बड़ा प्रयोग किया फूलन को चुनाव लड़ा के, और फूलन रातों रात लोकसभा की सदस्य बन गई। फूलन देवी, मुझे याद है जब वो राजनीति में नहीं आई थी तो उस वक्त दुनिया भर के बड़े प्रकाशक, एक स्पेन के प्रकाशक थे, बाद में उन्होंने फूलन पर एक किताब उसने प्रकाशित की। उस प्रकाशक ने उसने बहुत बड़े अमाउंट पर फूलन देवी को इस बात के लिए राजी किया कि आप अपनी बायोग्राफी हमको लिखवाओ। स्पेन से 2 लोग आए थे, भारत के 2 लोग थे, अनुवादक और फूलन। उन्होंने, उस प्रकाशक ने फूलन को ग्रीन पार्क में एक 4 BHK फ्लैट किराए पर लेके दिया था, फुल्ली फर्निश्ड। ये जलवा फूलन का हो गया था। मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं बची और दुनिया का कोई ऐसा बड़ा प्रकाशक नहीं बचा जिसने फूलन देवी पर किताब नहीं लिखी और नहीं छापी। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हुआ है अपराध की। तारीख थी 10 अगस्त 1963। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के छोटे से गांव गोरहा का पुरवा में एक बेहद गरीब मल्लाह परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया फूलन। पिता देवीदीन मेहनत मजदूरी और बढ़ईगिरी करके परिवार चलाते थे। घर में इतनी गरीबी थी कि 2 वक्त की रोटी भी कई बार मुश्किलों से जुटती। परिवार के पास महज 1 एकड़ जमीन थी, लेकिन वही जमीन आगे चलकर पूरे परिवार की सबसे बड़ी लड़ाई बनी। दादा की मौत के बाद परिवार की बागडोर चाचा के हाथों में आई, और कुछ समय में ही उन्होंने चालाकी से पिता के हिस्से की जमीन पर कब्जा किया। गरीब देवीदीन विरोध करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनकी छोटी बेटी फूलन के भीतर गुस्सा धीरे धीरे जमा होने लगा। वो बाकी बच्चों की तरह चुप रहने वाली नहीं थी। गांव के लोग कहते थे कि इस लड़की की आंखों में डर नहीं, आग दिखती थी। करीब 10 साल की उम्र में वो घटना हुई जिसे कई लोग फूलन के जीवन का पहला विद्रोह मानते। चाचा के बेटे और परिवार के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। बहस बढ़ी तो छोटी फूलन ने ईंट उठाकर अपने चचेरे भाई पर
हमला कर दिया। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उस दौर में एक गरीब मल्लाह परिवार की लड़की का ठाकुरों या उनके परिवार के बड़े लोगों के सामने आवाज उठाना ही अपराध माना जाता। वहीं पिता देवीदीन अपनी बेटी के स्वभाव से परेशान रहने लगे। उन्हें लगने लगा कि अगर फूलन गांव में रही तो रोज कोई ना कोई विवाद होगा। उस समय समाज में बाल विवाह आम बात थी। इसी सोच के साथ महज 10-11 साल की उम्र में फूलन की शादी उससे लगभग 3 गुना बड़े पुत्तीलाल मल्लाह से कर दी गई। फूलन ने रो रो कर शादी का विरोध किया। उसने कहा कि वो इतनी छोटी है, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। और आखिरकार 11 साल की उम्र में फूलन की शादी। ससुराल पहुंचते ही फूलन का जीवन नरक बन गया। पति उम्र में बहुत बड़ा था, उसके साथ मारपीट करता था, शारीरिक अत्याचार करता था और उसे पत्नी नहीं बल्कि संपत्ति की तरह देखता था। छोटी सी बच्ची इस दर्द को सह नहीं पाई। वो अक्सर बीमार रहने लगी। कई बार वो भागकर मायके आई, लेकिन वहां भी उसे सहारा नहीं मिला। परिवार ने उसे समझाया कि पति का घर ही असली घर होता है। मजबूर होकर वो दोबारा ससुराल भेज दी गई और दूसरी बार अत्याचार और ज्यादा बढ़ गया। कुछ रिपोर्टों से ये भी पता चलता है कि पति ने दूसरी शादी कर ली थी और नई पत्नी भी फूलन को प्रताड़ित कर दी। अब जब अत्याचार असहनीय हो गया तो फूलन ने ससुराल हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन घर लौटने पर भी जिंदगी आसान नहीं हुई। जमीन विवाद पहले से ही परिवार को तोड़ चुका था। ऊपर से चचेरे भाई ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगवा दिया। कुछ समय के लिए उसे जेल भी जाना पड़ा। जेल से निकलने के बाद गांव वालों की नजर में वो अब एक बदनाम लड़की बन चुकी थी। यही वो दौर था जब उसकी मुलाकात चंबल के बीहड़ों की दुनिया से। चैनल 4, ये नाम शायद आपने सुना होगा, बॉबी बेदी और शेखर कपूर। इन्होंने माला सेन की किताब पर फिल्म बनाई द वेंडिट क्वीन, 10 सुंदरी। जब वो फिल्म फूलन को पता लगा तो फूलन बहुत नाराज हुई। उस सीन में कुछ दृश्य ऐसे थे जिसमें फूलन को लगा कि ये फिल्म सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि जिसमें मेरे ऊपर रेप 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 और मुझे नंगा दिखाने की होड़ है। ये फिल्म नहीं चल सकती। फूलन ने कहा ये फिल्म चलेगी तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। बवाल मच गया। शेखर कपूर और बॉबी बेदी दोनों का प्राण सूख गया। फिर खैर कुछ लोग बीच में पड़े। वो पूरा प्रसंग मुझे व्यक्तिगत तौर पर मालूम है, क्योंकि फूलन ने खुद मुझसे कहा था कि भैया मैं इसको अनुमति नहीं दे सकती ना, मंजूरी। फिर एक बड़ी रकम तय हुई हर जाने के तौर पर, पेनल्टी के तौर पर। शेखर कपूर और बॉबी बेदी ने वो रकम लाके फूलन को दी। तब उसके बाद फूलन ने कुछ छोटे संशोधनों के साथ उस फिल्म को अनुमति दी रिलीज होने के लिए। मैंने फूलन देवी को के व्यक्तित्व में 2 चीजें एक साथ देखी। एक सहमी हुई, आंखों में कौतूहल वाली लड़की, और दूसरा द वेंडिट क्वीन, दुनिया भर में प्रसिद्ध। एक साथ 22 लोगों को लाइन में खड़ा कर कर गोली से उड़ा देना, जिसमें 2 बच्चे 20 मर गए। ऐसा जिसके साथ जुड़ा हो किस्सा। वो महिला जो दुर्गा जी की पूजा करती हो, जो सशक्त और शक्तिमान, शक्ति संपन्न नारी के वकालत करती हो, वो फूलन। दोनों एक साथ उसकी जिंदगी में ट्रेवल करते थे। फूलन की बहुत गरीब परिवार की बिटिया थी, उत्तर प्रदेश के जालौन इलाके की, मल्लाह जाति की। मैं फूलन के पिता से मिला, माँ से मिला, बहनों से मिला। बचपने से ही फूलन ने कष्ट के अलावा कुछ नहीं पाया।
शादी कर दी बाप ने। फूलन बिल्कुल नन्ही सी बच्ची थी, उससे 3-4 गुना उम्र का बड़ा था, उससे शादी कर दी। उसके बदले में 100 रुपया मिला उसको, कुछ एक गाय मिली और एक साइकिल मिली फूलन के पिताजी को। उसके एवज में बिटिया को वहां दे दिया। फूलन वहां रह नहीं पाई ठीक से, वापस आ गई। वापस भी ठीक से नहीं रह पाई। उसके परिवार के एक रिश्तेदार थे, उन्होंने उसकी जमीन कब्जा कर ली। तब भी विद्रोह किया फूलन ने और पुलिस ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। फिर महीने भर बाद छूटी। तो पूरी जिंदगी झंझा बातों से फंसी रही। फिर एक शादी हुई, वो भी नहीं चली। फिर फूलन गांव के उससे बाहर निकली और वहां उसको अपने ही परिवार, दूर के एक रिश्तेदार से संपर्क हुआ, जो आदमी डकैतों के गिरोहों के संपर्क में रहता था। बस वहां से फूलन की जिंदगी बदल गई। फूलन उस दिशा में मुड़ गई, क्योंकि उसको लगता था मुझे न्याय चाहिए तो ताकत होनी चाहिए मेरे पास, तभी मैं न्याय हासिल कर सकती हूं। बिना ताकत के न्याय हासिल नहीं कर सकती। फिर बाकी तो कहानी है, सब अखबारों में, चैनल्स में, सब में कही गई। चंबल, जहां कानून से ज्यादा बंदूकों का राज चलता था, जहां पुलिस भी सोच समझकर कदम रखती थी, जहां हर डकैत की अपनी कहानी थी। कोई जमीन विवाद से बागी बना था, कोई जातीय उत्पीड़न से, कोई बदले की आग। फूलन भी उसी दुनिया में पहुंच गई। अलग अलग विवरणों से ये बात अलग अलग मिलती है कि उसे डकैत उठा ले गए थे या वो खुद उनके संपर्क में आई थी। लेकिन इतना तय है कि चंबल पहुंचने के बाद उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिससे वापस लौटना असंभव था। शुरुआत में वो बाबू गुर्जर के गिरोह में रही, लेकिन यहां भी उसकी खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बनी। गिरोह का सरदार बाबू गुर्जर उस पर बुरी नजर रखता था। उसने कई बार उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। फूलन ने विरोध किया, तभी गिरोह के सदस्य विक्रम मल्लाह ने उसके पक्ष में खड़े होकर उसका समर्थन किया। विवाद इतना बढ़ा कि विक्रम मल्लाह ने बाबू गुर्जर की गोली मारकर हत्या कर दी। बाबू गुर्जर की मौत के बाद विक्रम मल्लाह गिरोह का सरदार बना और फूलन उसके सबसे भरोसेमंद साथियों में शामिल हुआ। लेकिन चंबल की दुनिया में दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी लंबी चलती। विक्रम मल्लाह का बढ़ता प्रभाव ठाकुर गिरोह को रास नहीं आया। गिरोह में शामिल श्रीराम ठाकुर और लालाराम ठाकुर ने मौका देखकर विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। विक्रम की मौत के साथ फूलन की जिंदगी एक बार फिर बिखर गई। इसके बाद श्रीराम और लालाराम फूलन को बहमई गांव ले गए। वहां उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। फूलन देवी के साथ कई दिनों तक उन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। कई हफ्तों तक कैद और यातना सहने के बाद किसी तरह फूलन वहां से निकलने में कामयाब हुआ। पुराने साथियों ने उसकी मदद की। वो फिर चंबल के बिहड़ों में लौट रहे, लेकिन अब वो पहले वाली फूलन नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था कि बहमई में उसके साथ जो हुआ उसका हिसाब वो जरूर करेगा, और उसी फैसले के साथ उसने गिरोह बनाया। मान सिंह मल्लाह जैसे साथियों को साथ जोड़ा। धीरे धीरे वो खुद गिरोह की सरदार बन गए। अब चंबल में लोग उसे किसी की बेटी, किसी की पत्नी या किसी की पीड़िता नहीं, बल्कि एक खतरनाक डकैत के रूप में पहचानने लगे। करीब 3 साल तक चंबल की घाटियों में उसका गिरोह लगातार सक्रिय रहा। इस दौरान डकैतियां, अपहरण और लूट की घटनाएं। पुलिस की फाइलों में फूलन देवी का नाम तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। पहले वो सिर्फ एक फरार महिला थी, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। उसके खिलाफ इनाम बढ़ता गया। पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई। गांव-गांव में उसके पोस्टर लगाए जाने लगे।
लेकिन चंबल के बीहड़ों को वो पुलिस से कहीं बेहतर जानती थी, जिसके कारण वो वहां से आसानी से फरार हो जाती थी। फिर आया 14 फरवरी 1981। सुबह का समय था। कानपुर देहात के बहमई गांव में शादी का माहौल था। गांव में चहल पहल थी, तभी अचानक पुलिस की वर्दी पहने हथियारबंद लोग गांव में दाखिल। बंदूकें सीधे लोगों की तरफ तान दी गई और फिर सामने आई फूलन। वही फूलन जिसे कुछ साल पहले इसी गांव में बंधक बनाकर रखा गया था, वही फूलन जिसने यहां अपमान, हिंसा और अमानवीय यातना झेली। अब उसके हाथ में बंदूक थी और सामने पूरा गांव। कहा जाता है कि फूलन ने सबसे पहले श्री राम ठाकुर और लाला राम ठाकुर को ढूंढा। वो बार बार उनका नाम पुकार रही थी, गांव वालों से पूछ रही थी कि वो कहाँ है, लेकिन दोनों वहां नहीं मिले। इसके बाद उसने गांव के कई पुरुषों को घर से बाहर निकलवाया, उन्हें एक जगह इकट्ठा किया। कई लोगों को कतार में खड़ा कर दिया गया। कुछ लोग हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, कुछ अपनी बेगुनाही बताते रहे, लेकिन उस समय फूलन देवी के सामने शायद कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो समाज खड़ा था जिसने उसे बार बार अपमानित किया था। कुछ ही सेकंडों बाद बंदूकों से गोलियां चलनी शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में जमीन लाशों से भर गई। अलग अलग दस्तावेजों में मृतकों की संख्या 20, 21 और 22 बताई गई। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस ने फूलन देवी के खिलाफ 22 हत्याओं का मामला दर्ज किया। ये बहमई कांड पूरे देश में बहमई नरसंहार के नाम से जाना गया। फूलन के भाग्य में कभी भी, एक तो फूलन का माइंडसेट जो था वो पुरुषों के प्रति बहुत आक्रोश से भरा था, क्योंकि डकैतों ने भी उसके साथ रेप किया, गांव के दबंगों ने भी किया, पतियों का व्यवहार भी वैसे ही रहा। एक बार फूलन ने मुझसे कहा था कि जिसे आप लोग रेप कहते हो ना, गांव में गरीब की बिटिया, और वो भी अगर पिछड़े और दलित वर्ग की हो, बोले उसके साथ ये कष्ट रोज का है किस्सा है। सब उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। ये फूलन के मन में बैठी थी बात। फूलन जिस गिरोह से जुड़ी, उस गिरोह का जो सरदार था वो फूलन के प्रति आसक्त हो गया। जो नंबर 2 था विक्रम मल्लाह, वो भी फूलन पर आसक्त हो गया। उसने सरदार को मार दिया फूलन के लिए। विक्रम मल्लाह के साथ रहने लगे फूलन। लेकिन एक दिन मुठभेड़ हुई विक्रम मल्लाह के गिरोह और लाला राम श्री राम के गिरोह की। ये ठाकुरों का गिरोह था, लाला राम और श्री राम। और फूलन पकड़ गई। उसके बाद ठाकुरों ने अपने गांव में ले जाकर फूलन के साथ पूरे गांव ने बलात्कार किया। उसको नंगा करके कुएं तक भेजा, कहा जाओ मैं हमारे लिए पानी लेके आओ, सार्वजनिक रूप से नंगा करके। वहां से फूलन का मन क्रोध की अग्नि में जलने लगा। किसी तरीके से फूलन बची, छूटी, भागी। फिर गिरोह इकट्ठा हुआ और फिर फूलन उसी गांव लौटी। गिरोह इकट्ठा जब हो गया, जब पुरुष साथी उसके साथ आ गए, और उसने उसी बेमही में 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके, वो लाला राम और श्री राम को ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिले तो उसके एवज में 22 लोगों को खड़ा करके गोली चलाई गई। 20 मरे, 2 बचे। अब कुछ लोग कहते हैं कि फूलन नहीं थी वहां, कुछ कहते हैं फूलन ही थी। मैंने फूलन देवी से ये पूछा था कि तुम बेमही में थी, तो फूलन मेरे ख्याल से 1-1.5 मिनट तक मेरे चेहरे को देखती रही और फिर बोली कि अब छोड़ दो इसे, ये विषय छोड़ दो। मैंने उस विषय को फिर छोड़ दिया। आप जानते बेमही कांड कितना बड़ा कांड था। विश्वनाथ प्रताप सिंह को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी मुख्यमंत्री की।
उसके बाद फूलन की जिंदगी में एक कथा आती है आत्मसमर्पण की। आर के चौधरी नाम के राजेंद्र चतुर्वेदी है शायद, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, राजेंद्र कुमार चतुर्वेदी पुलिस अधिकारी थे मध्य प्रदेश के। वो फूलन के संपर्क में थे। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। फूलन इंदिरा गांधी तक बात गई फूलन के सरेंडर करने की। कुछ शर्तें तय हुई, उसमें एक बड़ी शर्त थी कि फूलन ने कहा था मैं यूपी नहीं जाऊंगी किसी अदालती कार्रवाई में, मेरे सारे मुकदमे मध्य प्रदेश ट्रांसफर हो, यहीं सुने जाए। मैंने फूलन से पूछा था कि तुम यूपी क्यों नहीं जाना चाहती थी, तुम्हारे गिरोह के बाकी लोग यूपी में ट्रायल हुआ उनका। उसने कहा मुझे डर था मैं जाती तो मार दी जाती। खैर फिर 1983 से जेल में गई फूलन 1994 में निकली। बहमई कांड की खबर जैसे ही अखबारों और रेडियो तक पहुंची, पूरा देश सन्न रह गया। आजादी के बाद एक महिला डकैत के द्वारा इतने बड़े सामूहिक नरसंहार की घटना ये पहली बार सामने आई थी। संसद से लेकर सड़क तक इस घटना पर चर्चा होने लगी। उत्तर प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। पुलिस पर सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बड़ी वारदात कैसे। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस घटना ने तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह की सरकार को भी भारी दबाव में ला दिया। उस सरकार पर भी भारी दबाव बन गया था। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आलोचना हुई। उधर पुलिस के लिए अब ये सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का मामला नहीं था, बल्कि सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। बहमई कांड के बाद फूलन देवी का नाम देश विदेश के अखबारों में छाने लगा। अंग्रेजी मीडिया ने उसे पेंटेड क्वीन कहा। एक तरफ उसे खूंखार हत्यारिन कहा जा रहा था, दूसरी तरफ समाज का एक वर्ग उसे जातीय उत्पीड़न और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई बागी के रूप में देख रहा था। ये वही समय था जब फूलन देवी केवल एक अपराधी नहीं रही, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक बहस बन गई। कोई उन्हें निर्दोष पीड़िता कह रहा था, कोई खूनी अपराधी। और अदालतों में मुकदमे चलने से पहले ही पूरा देश दो हिस्सों में बंट चुका था। उधर बहमई कांड के बाद पुलिस ने चंबल के बीहड़ों में अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस लगातार संयुक्त ऑपरेशन चलाने लगी। हजारों पुलिसकर्मियों को चंबल के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया। हेलीकॉप्टरों से निगरानी की गई, गांव-गांव दबिश दी गई। फूलन देवी पर इनाम लगातार बढ़ता गया, लेकिन हर बार पुलिस को खाली लौटना पड़ता। चंबल की भौगोलिक बनावट, गहरी खाइयां, जंगल और स्थानीय लोगों का सहयोग पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे। लगातार बढ़ते दबाव के बीच फूलन देवी भी समझ चुकी थी, अब हमेशा बीहड़ों में रहना संभव नहीं। पुलिस मुठभेड़ में कई डकैत मारे जा चुके थे और उन्हें यह भी डर था कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लगी तो शायद वो भी जिंदा नहीं बचे। इसी बीच मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी ने आत्मसमर्पण की बातचीत शुरू की। कई महीनों तक बातचीत लगातार चलती रही। फूलन देवी ने साफ कहा कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करेगी। उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने ही हथियार डालने की इच्छा जताई। सरेंडर के लिए उन्होंने कई शर्तें भी रखी। इनमें उनके गिरोह के सदस्यों को फांसी न दिए जाने, 8 साल से अधिक की सजा न होने, परिवार की सुरक्षा और रहने के लिए जमीन, इसके अलावा आत्मसमर्पण के समय महात्मा गांधी और मां दुर्गा की तस्वीर मौजूद रहने जैसी शर्तें शामिल थी। आखिरकार सरकार ने इन शर्तों पर सहमति जताई और फिर 12 फरवरी 1983 को भिंड में हजारों लोगों और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच फूलन देवी ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए। बताया जाता है कि उस समय करीब 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात थे। चंबल की सबसे चर्चित महिला डकैत
अब कानून की गिरफ्त में थी। आत्मसमर्पण करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों की कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। उनके ऊपर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण सहित कई गंभीर आरोप दर्ज थे। अदालतों में मुकदमे शुरू। मुझे एक दृश्य और याद है, जब इंटरव्यू हो गया उसके 2-4 दिन बाद फूलन का फोन आया कि मैं दफ्तर आना चाहती हूं आपके। मैंने कहा आ जाओ। दिल्ली के रफ़ी मार्ग पर INS बिल्डिंग थी, उसके 3rd फ्लोर में मेरा दफ्तर था आज अखबार का। मैं आज अखबार में था उस वक्त। फूलन और उम्मेद आए। यकीन मानिए रफ़ी मार्ग पूरा जाम लग गया था, हंगामा मच गया था INS बिल्डिंग से लेके रफ़ी मार्ग नीचे तक फूलन को देखने के लिए, क्योंकि उससे पहले फूलन को किसी ने नहीं देखा था। उससे पहले बीहड़ था और बीहड़ के बाद जेल, जेल के बाद छूट के पहली बार सार्वजनिक जीवन में आई थी फूलन। फूलन जब सांसद हो गई तो उसका जीवन बदला। राज्यपाल के यहाँ डिनर तो कभी मुख्यमंत्री के यहाँ चाय, कभी रामविलास पासवान के यहाँ, कभी विश्वनाथ प्रताप के यहाँ। ये सब फूलन का जीवन का हिस्सा हो गया। फूलन बदली। मुझे याद है अच्छे से कि उमेश सिंह से उसकी जब शादी हुई तो उमेश सिंह का जीवन बदल गया। जलवा जलाल हो गया, विलासितापूर्ण जीवन हो गया, क्योंकि पैसा बरस रहा था। सांसद के नाते नहीं, रॉयल्टीज पर पैसा बरस रहा था फूलन के। फूलन पर तमाम किताबें लिखी गई थी, उनकी रॉयल्टी, और तमाम फिल्में बनाई गई उसकी रॉयल्टी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फूलन अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं थी। शायद उसको उम्मेद के व्यवहार में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा था। बाद में फूलन की बहनों ने भी इस बात को उठाया। सांसद थी, सुरक्षा में रहती थी, अशोक रोड पर उसको बंगला मिला हुआ था, कोठी। मैंने एक बार फूलन से पूछा कि तुम परेशान क्यों लगती हो, अब तो सांसद हो, सब ठीक है। फूलन ने कहा कि नहीं, कुछ चीजें हैं। और उस वक्त उसने मुझे इशारा किया था कि मुझे अपने जीवन का भय लगता है अपने घर में। उसने कहा इसलिए मैं कमरा बंद करके अंदर से सोती हूं। सोचिएगा। और उसी घटना के कुछ दिन बाद खबर आई कि एक दिन सुबह के फूलन देवी मारी गई घर के गेट पर। पार्लियामेंट जाने के लिए गाड़ी में बैठ रही थी। शेर सिंह राणा उसमें फिर नेम्ड हुआ, वो उसको जेल हुई, और वो फिर ठाकुर वर्सेस मल्लाह लड़ाई का नाम दे दिया गया। लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ एंगल और भी है। मैंने एक बार फूलन देवी से पूछा था कि बीहड़ का जीवन कैसा था, तो फूलन ने कहा था कि सिर्फ जिंदगी भर दौड़ते ही रहे। पानी में कुत्ता भी छप करे तो हम 10-5 किलोमीटर भाग जाते थे, लगता था पुलिस तो नहीं आ गई। बोले भागते ही रहे, बेसाख था पूरी जिंदगी। लेकिन फूलन के मन में ये बात जरूर थी कि हमने अपने, आपको पता है एक किस्सा मुझे फूलन देवी ने सुनाया था, बड़ा रोचक। उसने कहा कि जब मेरे हाथ में ताकत आ गई और मैं डकैत को, उस गिरोह को लीड करने लगी और लोग मुझसे डरने लगे, तो मैंने एक लिस्ट बनाई कि बचपने से लेके आज तक कितने लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया है, शोषण किया है मेरा। बोले मैंने उन लोगों को पकड़वाना शुरू किया, और फिर बोले मैं उनको सामने मुर्गा बनाती थी और उनसे कहती थी मार दिया जाए, ये छोड़ दिया जाए। ये गाना था ना एक फिल्म का। बोले वो मैं गा के पूछती थी कि बताओ तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। फूलन ने उन सब लोगों के साथ बदला लिया जिन्होंने उसका बचपने से लेके आगे तक शोषण किया था। फूलन ने किसी को बख्शा नहीं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लिस्ट बना के मारा लोगों। आत्मसमर्पण के बाद बहुत से लोगों को लगा कि अब फूलन देवी की कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन सच तो ये था कि उनकी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे कठिन अध्याय अब शुरू होने वाला। बंदूक छोड़ देने के बाद भी उनके खिलाफ
दर्ज मुकदमे खत्म नहीं हुए। अदालतों में एक के बाद एक करके फाइलें खुल रही थीं। हत्या, डकैती, अपहरण, फिरौती, लूट और हथियार रखने जैसे गंभीर आरोपों की एक लंबी सूची उनके सामने थी। बहमई नरसंहार का मामला पूरे देश की नजर में था, इसलिए हर पेशी पर मीडिया की भीड़ लगी रहती। देश का एक वर्ग चाहता था कि फूलन देवी को फांसी मिले, जबकि दूसरा वर्ग कहता था कि जिस लड़की ने बचपन से अत्याचार झेले, उसके पूरे जीवन को समझे बिना सिर्फ उसके अपराधों का फैसला नहीं किया जा सकता। फूलन देवी लगभग 11 साल तक जेल में रही। इस दौरान उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस महिला ने बीहड़ों में घोड़े की पीठ पर बंदूक लेकर सालों बिताए थे, अब वो जेल की चारदीवारी के भीतर। जेल में रहने के दौरान उन्होंने पढ़ना लिखना भी सीखा। कई सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और लेखक उनसे मिलने पहुंचे, उनके जीवन पर शोध शुरू किया। कुछ लोगों ने उन्हें भारत की सबसे बड़ी महिला अपराधी बताया, तो कुछ ने उन्हें भारतीय समाज में जातीय और लैंगिक उत्पीड़न का सबसे बड़ा प्रतीक माना। जेल की सलाखों के पीछे बैठी फूलन देवी धीरे धीरे अपराध की दुनिया से निकलकर सामाजिक बहस का विषय बन चुकी थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव। 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री। उनकी सरकार ने फूलन देवी के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का एक बड़ा फैसला लिया। ये फैसला जितना बड़ा था उतना ही विवादित भी। सरकार का तर्क था कि फूलन देवी के जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए उनके खिलाफ मामलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ बहमई कांड में मारे गए लोगों के परिवारों और कई सामाजिक संगठनों ने इसका तीखा विरोध किया। उनका कहना था कि इतनी बड़ी हत्या के मामले में मुकदमे वापस लेना न्याय व्यवस्था के साथ अन्याय है। बावजूद इसके कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी और 1994 में फूलन देवी जेल से रिहा हो। करीब 11 साल बाद वो फिर से खुली हवा में सांस ले रही थी। जेल से बाहर आने वाली फूलन देवी अब पहले वाली डकैत नहीं थी। उन्होंने चंबल लौटने की जगह राजनीति का रास्ता चुना। समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा। पार्टी ने उन्हें पिछड़े, दलित और निषाद समाज की एक मजबूत आवाज के रूप में प्रस्तुत किया। 1996 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया। फूलन देवी ने अपनी निजी जिंदगी को भी एक नया रूप देने की कोशिश की। उन्होंने उम्मेद सिंह से विवाह किया। अब उनका अधिकांश समय दिल्ली और अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के बीच बीता। संसद में वो पिछड़े वर्गों, महिलाओं और निषाद समाज के मुद्दे उठाते। उनके समर्थक कहते थे कि वो बंदूक की नहीं, लोकतंत्र की भाषा बोल रही। राजनीति में आने के बाद भी उनका परिचय अक्सर पूर्व डकैत के रूप में ही दिया जाता रहा। फूलन जब पार्लियामेंट की मेंबर हो गई थी तो उसका रुझान कुछ बौद्ध धर्म की ओर भी हो गया था, बाबा साहब की तरफ हो गया था। उसके ड्राइंग रूम में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, बाबा साहब की एक बड़ी तस्वीर रहती थी, एक तस्वीर जीसस क्राइस्ट की भी रहती थी, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट दुर्गा जी की तस्वीर रहती थी, जिसके नीचे धूप बत्ती जलती थी। दुर्गा जी को लेकर फूलन बहुत श्रद्धावान थी। वो कहती थी कि सारे आदमी, सारे देवता, सारे पुरुष दुर्गा की ही पूजा करते हैं, ये है नारी। ये एक भाव फूलन के अंदर था। फूलन ने अपने परिवार की गरीबी को दूर करने की कोशिश की। उसके परिवार ने बहुत गरीबी में जीवन जिया था। फूलन ने उस हर अन्याय का बदला लेने की कोशिश की जो उसके साथ हुआ, उसके परिवार के साथ हुआ। और स्थिति ये हो गई थी कि फूलन के लिए खाना पुरुष बनाते थे जंगल में, डकैती के समय में, डकैतों के समय में बर्तन भी पुरुष धोकर रखते थे और फूलन को सुबह और शाम पाए लागे भी
पुरुष डकैत करते थे। ये एक तरीके का रिवेंज था मानसिक तौर पर जो फूलन ले रही थी। उसको लगता था कि पुरुषों ने उसके साथ बहुत अन्याय किया, और इस बात को फूलन बार बार दोहराती थी कि महिला होना संकट का कारण, और उसमें भी गांव में हो तो और संकट, और उसमें भी अगर आप गरीब हैं तो संकट और घनीभूत, और अगर गरीब भी हैं और दलित हैं, पिछड़े हैं, तो संकट महासंकट में तब्दील हो जाएगा। ये चीज उसके जीवन में बहुत गहरे तक धसी हुई थी। लेकिन फिर भी फूलन अपने जीते जी एक किंवदंती बन गई थी। इतनी कहानियां, इतना ग्लैमर शायद ही किसी को मिला हो, मुझे नहीं याद किसी को मिला होगा। मैंने जैसा आपको बताया कि दुनिया का कोई ऐसी भाषा नहीं बची जिसमें फूलन पर किताब नहीं लिखी गई, और प्रकाशकों ने फूलन पर ऐसा वो लुटाया, अपना फोकस इतना रखा कि दिल्ली के, साउथ दिल्ली के इस बेहद महंगे इलाके ग्रीन पार्क में फूलन को एक फ्लैट लेके दिया गया था, स्पेन के एक पब्लिशर ने। मैं उस फ्लैट पे जाता था तो आनंद दिखता था फूलन के जीवन में। सोचिए कितना खर्चा, 2 स्पेन के लोग राइटर और फिर 2 भारत के लोग। इंदिरा जयसिंह, फूलन देवी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, वकील सुप्रीम कोर्ट की। फूलन के मन में उनके लिए भी सम्मान था। एक और महिला वकील थी, इस वक्त मैं नाम भूल रहा हूं, फूलन उनके प्रति भी कृतज्ञ रहती थी। और बहुत कम समय में जीवन, बहुत लंबी अवधि जीवन की फूलन को नहीं मिली। उसकी जिंदगी कई शाम ऐसी स्थिति में हुई कि जब वो लोकसभा की सदस्य थी और अपने सरकारी आवास के गेट पर मारी गई थी। बिहार से बचाई फूलन, लेकिन लुटियन दिल्ली में नहीं बची, मारी। 1998 के लोकसभा चुनाव में फूलन देवी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1999 के आम चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, और इस बार मारे गए लोगों के परिवार आज भी मांग कर रहे थे। कई संगठनों का आरोप था कि फूलन देवी को राजनीति में लाकर अपराध का महिमा मंडन किया जा रहा है। फूलन देवी शायद ये नहीं जानती थी कि उनके जीवन का अंतिम अध्याय भी उतना ही हिंसक होगा जितना उनका अतीत था। 25 जुलाई 2001 की दोपहर दिल्ली के अशोक रोड स्थित सरकारी आवास पर वो अपने काम से लौट रही थी। जैसे ही वो घर के बाहर पहुंची तो पहले से घात लगाए कुछ हमलावर सामने। कुछ सेकंड के भीतर ताबड़तोड़ गोलियां चली। फूलन देवी जमीन पर गिर गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। चंबल के बीहड़ों से संसद तक पहुंचने वाली महिला की कहानी दिल्ली की सड़कों पर गोलियों के साथ खत्म। हत्या के कुछ समय बाद शेर सिंह राणा नाम के व्यक्ति ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली। उसने दावा किया कि उसने बहमई नरसंहार का बदला लिया। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। इस हत्या ने पूरे देश में फिर से फूलन देवी को चर्चा के केंद्र में ला दिया। एक बार फिर वही सवाल उठने लगा कि क्या फूलन देवी अपराधी थी या व्यवस्था की शिकार? क्या उनके साथ हुए अत्याचारों ने उन्हें अपराध की राह पर धकेला, या फिर बहमई में निर्दोष लोगों की हत्या किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराई जा सकती? ये बहस आज भी खत्म नहीं हुई। फूलन देवी की मौत के बाद भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनसे जुड़ी किताबें लिखी गईं, शोध हुए, फिर उनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन बनी। निर्देशक शेखर कपूर की इस फिल्म ने पूरी दुनिया का ध्यान उनकी कहानी की तरफ खींचा। अभिनेत्री सीमा विश्वास ने फूलन देवी का किरदार निभाया था और उनको अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार। हालांकि फूलन देवी खुद इस फिल्म के कुछ हिस्सों से असहमत थी और उन्होंने इसके प्रदर्शन का भी विरोध किया था, लेकिन फिल्म रिलीज हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद दुनिया ने पहली बार चंबल, जातीय हिंसा, महिला उत्पीड़न और फूलन देवी के जीवन को एक साथ समझने की कोशिश की। आज फूलन देवी का नाम भारतीय इतिहास के सबसे विवादित नामों में शामिल है। उनकी अपराध कुंडली में 22 हत्याएं, 30 डकैतियां और 18 अपहरण जैसे गंभीर आरोप दर्ज रहे। लेकिन उनके जीवन की दूसरी तस्वीर भी उतनी ही मजबूत है। वो तस्वीर गरीबी, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, जातीय उत्पीड़न, यौन हिंसा और सामाजिक अपमान। यही वजह है कि इतिहास उन्हें किसी एक खांचे में नहीं रख पाता। कानून उन्हें अपराधी मानता है, उनके समर्थक उन्हें प्रतिरोध का प्रतीक बताते हैं और कई समाजशास्त्री उन्हें उस व्यवस्था की उपज मानते हैं जिसने एक गरीब बच्ची को पहले पीड़िता बनाया, फिर बागी, फिर डकैत, फिर सांसद और आखिरकार राजनीतिक हत्या का शिकार बना। शायद यही वजह है कि फूलन देवी की कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। वो आज भी अदालतों की फाइलों में, राजनीति की बहसों में, फिल्मों की पटकथाओं में, समाजशास्त्र की किताबों में और चंबल के बीहड़ों की लोक कथाओं में जिंदा है। उनकी कहानी ये सवाल छोड़ जाती है कि आखिर अपराध पैदा कौन करता है, एक इंसान या फिर वो समाज जो उसे उस रास्ते पर धकेल देता है। आज भी 25 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि पर निषाद संगठन अन्याय विरोधी दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में निषाद वोट बैंक में फूलन का नाम आज भी गूंजता है। एक लड़की जो 10 साल की उम्र में शादी के नाम पर नर्क झेल रही थी, वो 20 साल बाद चंबल की सबसे खूंखार डाकू बन गई और फिर सांसद। उसकी जिंदगी एक धागे की तरह समाज की कमजोरियों को जोड़ती है, जहां न्याय की तलाश हिंसा में बदल जाती है और फिर हिंसा एक नए चक्र को जन्म देती है। फूलन देवी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है, जो कमजोरों को मजबूर बना देता है, मजबूर करता है बंदूक उठाने को। अगर आपको फूलन देवी की ये कहानी पसंद आई है तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।